नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर से। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। यहां पर 95,000 के करीब मरीजों की संख्या होती चली जा रही है, जबकि 3500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 3,254 नए केस सामने आए हैं और 149 लोगों ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, इतने बढ़ते मामलों के बीच में मुख्यमंत्री उद्धव राव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लागू करने की बात कही है। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की जो मांग है वो हम केंद्र सरकार से पहले ही कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोगों ने फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो आपको बता दें कि इतनी ज्यादा हो गई है कि इतनी बुरी तरीके से कोरोना वहां पर फैला हुआ है। और महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव जो मामले हैं वो करीबन 46,054 हैं और वहीं 43,000 के करीब जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। मुंबई की बात करी जाए तो यहाँ पर 52,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 1,800 के करीब लोगों ने दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 1,567 नए केस सामने आए हैं और 97 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1889 मरीजों का जो इलाज है उनको उस इलाज से छुट्टी मिल चुकी है और मुख्यमंत्री उद्धव राव ठाकरे ने कहा कि सरकार मिशन स्टार्ट अगेन के लिए सतर्क कदम उठा रही है। हमने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है और वैसे ही इसे हटाना भी होगा। खतरा अभी तक फिलहाल टला नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार आगे क्या कुछ करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र एक तरफ देश से कोरोना वायरस से जूझ रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है कोरोना वायरस से। वहीं दूसरी ओर नक्सलवादी ऐसे वक्त में भी हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राज्य के गढ़चिरौली जिले के नक्सलियों ने मंगलवार रात को वन विभाग के कार्यालय में आग लगा दी। सभी फाइलों को भी नष्ट कर दिया। आपको बता दें, 2 सुरक्षा गार्डों की पिटाई भी की गई है और ये घटना बारमगढ़ वन प्रभाग के तहत घंटा रेंज कार्यालय में हुई है। उस वक्त वहां 2 फॉरेस्ट गार्ड मौजूद थे जिन पर नक्सलियों ने हमला किया। हमला करने वाले जो नक्सली थे वो 50 से ज्यादा मात्रा में थे। आपको बता दें, गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ आगजनी, मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप जैसे केस भी दर्ज किए हैं। क्षेत्र में गश्त तेज कर दी गई है और इसके साथ ही गट्टा रेंज और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। साथ ही आपको बता दें कि गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सलियों की फंडिंग रोकने के लिए हाल में कई सख्त कदम भी उठाए हैं और इन्हीं के तहत एक हफ्ता पहले तेलंगाना से महाराष्ट्र आ रहे 2 वाहनों ने 2.20 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ की नकदी यहां पर जब्त की गई है। आपको बता दें, इसी के साथ नक्सली फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ भी किया गया है। कथित तौर पर जब्त नकदी महाराष्ट्र के अहेरी में सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले को अंजाम देने के लिए लाई जा रही थी। ऐसे में जिस तरीके से इस बड़े नक्सली हमले को प्लान किया जा रहा था, कहीं ना कहीं सरकार को अब जवाब देना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं बिहार का। बिहार के बेगूसराय से सामने आए एक अजब गजब मामला। आपको बता दें, यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर में शख्स ने ड्यूटी करना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में पटना हाईकोर्ट ने जमानत देने के लिए एक आरोपी को अनोखी सजा दे दी है। SC/ST मामले में एक आरोपी को हाईकोर्ट में कोरोना आइसोलेशन सेंटर में 3 महीने तक सेवा करने की शर्त पर जमानत दी है। आपको बता दें कि आरोपी ने आइसोलेशन सेंटर पर सुबह करीबन 10 बजे से शाम 5 बजे तक की ड्यूटी करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल नावकोटी थाना क्षेत्र के महेश्वरा गांव निवासी आरोपी मनोज सिंह पर गांव के ही एक दलित परिवार के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगा था और इसी मामले में मनोज सिंह पिछले 4.5 महीने से जेल में बंद था। बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने पटना उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद आपको बता दें उसको ये अटपटी सी अजीबोगरीब सजा यहाँ पर दी गई। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के कोरोना वायरस महामारी की जांच की मांग करने के बाद से चीन उसके खिलाफ व्यापार को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को कहा कि वो चीन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को सवाल किया गया था कि क्या वो अपने अहम व्यापारिक साझेदार चीन से निर्यात को मिल रही चोट को सहते रहेंगे। चीन ने पिछले 2 महीने में ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक चोट पहुंचाने वाले कई कदम उठाए हैं और ऐसे में अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में शामिल हो गया था जिसने कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में फैलने की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन की लामबंदी के बाद पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की सालाना बैठक में महामारी की जांच के पक्ष में मतदान हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के इस कदम से चीन बेहद नाराज हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कोरोना के विश्व भर में फैलने में चीन की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सामने आ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि चीन घबरा गया है तो कहना गलत नहीं होगा और तब से वो ऑस्ट्रेलिया को लगातार धमकियां देकर परेशान कर रहा है और उसका व्यापारिक जो रिश्ता है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर महसूस कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन क्या कुछ करता है। और चलिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर चलते हैं आपको श्रीलंका, जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं। श्रीलंका में संसदीय चुनाव 5 अगस्त को कराए जाएंगे। बुधवार को श्रीलंका के नेशनल इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन महिंदा देशप्रिया ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव को 2 बार टाला जा चुका है और अब ये चुनाव 5 अगस्त को कराए जाएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले यानी कि 2 मार्च को संसद को भंग कर दिया था और इसके बाद 25 अप्रैल को चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते चुनाव जो आयोग था उसने 20 जून तक के लिए चुनाव को फिलहाल टाल दिया था। इसके बाद श्रीलंका के चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत को यह बताया कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 20 जून को चुनाव कराना संभव नहीं है। बुधवार को देशप्रिया ने यह बताया कि नेशनल इलेक्शन कमीशन ने संसदीय चुनाव कराने की तारीख पर सर्वसम्मति से फैसला लिया है। अब 5 अगस्त को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार के चुनाव के दौरान हेल्थ गाइडलाइंस का पालन करना होगा और इस दौरान लोगों को मास्क पहनना होगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं चुनाव में देरी की वजह से चुनाव आयोग को श्रीलंका की सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। इसके अलावा चुनाव में देरी के खिलाफ विपक्ष ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। हालांकि श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने और चुनाव के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और अब ऐसे में देखना ये होगा कि श्रीलंका में आखिर ये संसदीय चुनाव कब तक हो पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना देश भर में दुनिया भर में फैलता चला जा रहा है, ऐसे में कोरोना काल में इस तरह से चुनाव करवाना कितना तर्कसंगत है, ये बात भी, इस बात का फैसला भी श्रीलंकाई सरकार को करना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही और मिलते हैं अगले बुलेटिन के लिए। तब तक नमस्कार। चलिए रुक कर लेते हैं केरल का। आपको बताते हैं, केरल के मलप्पुरम में गर्भवती हाथी की दर्दनाक मौत से पूरे देश के लोगों में गुस्सा है और उस बेजुबान को पटाखों से भरा हुआ अनानास खिलाकर मार दिया गया था। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के विरोध में लोगों का गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। हर कोई इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की जो मांग है वो कर रहा है। लगातार ऐसी मांग तमाम तरह से तमाम जगहों से आ रही है, लेकिन अभी तक अनानास को बम बनाने वाले लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है, मगर क्या सजा होती है, सजा के क्या प्रावधान है इन बेजुबानों की हत्या करने वालों के लिए, जानिए इस खास रिपोर्ट। इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। इसके साथ ही हाथी और समकक्ष जानवरों की हत्या करने वाले आरोपियों पर इंडियन पेनल कोड की धारा 429 के तहत कार्रवाई की जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है हाथी की हत्या के मामले के प्रावधान। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों की हत्या और शिकार के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है। अनुक्रमांक 2 के तहत अवैध शिकार, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान को क्षति पहुंचाने वाले दोषियों को कम से कम 3 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान है। जरूरत पड़ने पर इस सजा को 7 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है धारा 429। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 429 उन मामलों में लागू होती है जिनमें वन्यजीवों जैसे कि हाथी, ऊंट, घोड़े और खच्चर आदि की हत्या करना या उन्हें मारने के मकसद से जहर देना या विकलांग बना देना शामिल है, फिर चाहे उस वन्यजीव की कीमत या महत्ता कितनी भी हो। ऐसे मामले में कानून में कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। हाथी या उसके समकक्ष वन्यजीव की हत्या करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के साथ साथ आईपीसी की धारा 429 के तहत मुकदमा दर्ज होता है।
दोषी पाए जाने पर आरोपी को किसी भी एक तय समय के लिए कारावास की सजा हो सकती है। बाद में इसी सजा को 5 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। यही नहीं, दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है या दोषी को दोनों ही सजा मिल सकती है। कानून के जानकारों के मुताबिक ये इस धारा के तहत आने वाले अपराध जमानती और संज्ञेय होते हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करते हैं। ऐसे मामलों में दोषी और जानवरों के स्वामी के बीच समझौता भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत।